भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। मैं भारती गुप्ता जी, वर्ष 2024 का ये पहला कार्यक्रम आज मैं अटेंड कर रहा हूं और आपका कार्यक्रम है। बहुत अच्छे तरीके से आपने लुधियाना में आयोजित किया है। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि संख्या बल की दृष्टि से आपका कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल है। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी के चरणों में नमन करता हूं। परम आदरणीय अक्षय शर्मा जी, जिनको अभी हमने सबसे पहले जिनका संबोधन सुना, बहुत अच्छी बातें उन्होंने करी, शास्त्र संबद्ध बातें करी, शास्त्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया। मंच पर उपस्थित लाल किताब के विशेषज्ञ पंडित रविंदर शर्मा जी, और हमारे बीच में आप भी उपस्थित हैं रविंदर जी, हमारे भाई प्रवीण सोनी जी, और भी मेरे समकक्ष इस सभागृह में हमारे ज्योतिषीय मित्र, चाहे वो वैदिक के हों, हस्त के हों, लाल किताब के हों, आप सभी को प्रणाम करता हूं और अपनी बात को शुरू करता हूं। खुशी होती है इस प्रकार के कार्यक्रमों में आकर के, क्योंकि सभी बुद्धिजीवियों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है और सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। पंजाब के अंदर लाल किताब का प्रचलन काफ़ी है, इसलिए अभी से पहले जितने मैंने सुने उसमें काफ़ी लाल किताब की बात करके गए। आप किसी भी विषय को पकड़िए और उस विषय पर आप पूरी गहराई के साथ में अच्छे से शोध करते चले जाइए तो आप उसी के महारथी हो जाते हैं और आपके सामने वाले व्यक्ति के जो विचार हैं वो पकड़ में आते चले जाते हैं। कोई व्यक्ति आपके पास कुंडली दिखाने आता है, उसकी चाल, उसकी वेशभूषा, उसका बैठने का तरीका, उसका आचार व्यवहार, बहुत कुछ उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बता देता है और आपको आइडिया लग जाता है कि इसका प्रश्न किस चीज से संबंधित हो सकता है। एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको और हमारा ये दायित्व भी बनता है और ये अभ्यास करने से हमको आ भी जाता है। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, पर मैं कम से कम अपनी उम्र से 15 साल 20 साल का अनुभव ज़्यादा लेकर के बैठा हूँ। वो इसलिए क्योंकि पिताजी ने बहुत कम उम्र के अंदर एस्ट्रोलॉजी में और इस सांसारिक दुनिया से संबंधित जो हमारा कर्म बनता है उसमें बहुत जल्दी मुझे इन्वॉल्व कर दिया। बड़े बड़े अधिकारियों से भी मिला, नेताओं से भी मिला, बहुत कम उम्र से मिला, कोर्ट में प्रैक्टिस भी करी वकील बनके, और एज एन एस्ट्रोलॉजर भी काम किया। तो मेरे पास इतना विचारों का संग्रह आया कि अब कोई व्यक्ति जब मेरे सामने आकर के बैठता है तो उसकी कुंडली के तो ग्रह हैं ही, पर आप उसकी बॉडी पर्सनैलिटी से उसके बारे में बता सकते हो। और ये कॉन्फिडेंस जो मेरी वाणी में आपको दिख रहा होगा, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो चीज मैंने अर्जित करी है। अभी हमारे साथ में, हमारे बीच में राजीव रंजन जी बैठे हैं, हमारे साथ ही दिल्ली से आए थे। इनको मैंने बहुत ध्यान से सुना। कल रात को करीब 12:30-1 बजे तक हमारी चर्चा हुई इनके साथ में। बहुत ध्यान से मैंने इनकी बातों को सुना, इनके भाव को समझा, और उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है जन्म पत्रिका में। उन्होंने बोला मेरा चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठा है। मैंने कहा किसके साथ बैठा है? कह रहे शनि के साथ बैठा है। मैंने कहा बस इसीलिए ये जो चंद्रमा शनि की जो युति आपके भाग्य स्थान में बनी। और मैंने कहा लगन? कह रहे धनु लगन। मैंने कहा आपका अष्टम भाव का मालिक चंद्रमा शनि के साथ भाग्य स्थान पर बैठा, धर्म कर्म के घर पर बैठा, आध्यात्मिक जीवन के घर में बैठा, तो आपकी ज्योतिष के प्रति जो रुचि है वो उसने बढ़ा दी। और मैंने कहा उसमें बिना देवगुरु बृहस्पति के तड़का नहीं लग सकता। मैंने कहा जरूर कहीं ना कहीं गुरु इनका
इनकी लगन को देख रहा होगा, इनकी बुद्धि को देख रहा होगा, या उसका कर्म भाव के ऊपर कोई ना कोई केंद्रीय प्रभाव होगा, तो इनका कर्म ज्योतिष के प्रति और आध्यात्म के प्रति इनकी रुचि बढ़ी। तो मैंने पूछा लग्नेश गुरु कहाँ है, तो बोले सप्तम भाव में बैठा है। तो मैंने कहा ये देखो, सप्तम भाव के अंदर बैठा है, लगन को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, स्वयं राशि को देख रहा है, केंद्रीय प्रभाव डाल रहा है कर्म भाव के ऊपर, और पंचम दृष्टि डाल रहा है लाभ स्थान के ऊपर। और चंद्र शनि का अष्टम भाव से हम क्या देखते हैं, ऑकल्ट साइंस देखते हैं। जितना भी गहरा, ये जितने भी विज्ञान हैं, ये सब अष्टम भाव से देखे जाते हैं कि उस ग्रह की स्थिति क्या है, शनि राहु की स्थिति क्या है। आप बहुत ज्यादा रिसर्च में जाना चाहते हो, अगर आपका चंद्र शनि इकट्ठा बैठा है तो हम बोल देते हैं विष दोष बन गया, पीड़ित रहेगा, पर वो साथ में बहुत गहरा शोध करता भी रहेगा। तो आप ऐसे पता कर सकते हो, आपके सामने कोई व्यक्ति आकर के बैठा है, अब उसकी आयु 20-22 साल है, 25 साल की है, आप उसके ब्रेन को पढ़ के क्या समझ सकते हो? यही समझ सकते हो कि 22 साल का है, 25 साल का, इसका प्रश्न क्या हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, इसका प्रश्न हो सकता है गर्लफ्रेंड से रिलेटेड, इसका प्रश्न हो सकता है अपने आगे मैं दाखिला ले रहा हूं, क्या मैं एंट्रेंस क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसके ये प्रश्न हो सकते हैं। अब एक माता पिता आपके सामने आकर के बैठे हैं, अब वो आपके बीच में हैं, दोनों आए हैं, अगर एक आएगा तो आपके सामने अलग विचार निकल के आएंगे, दोनों साथ में आ रहे हैं तो आपके सामने अलग विचार होंगे, दोनों इकट्ठे बैठेंगे तो मैं अपने ज्ञान से और अपनी समझ से जो समझता हूं, बिना कुंडली देखे, कुंडली देख के तो हमारे को समझ में आ ही जाता है कि मैंने कहा इनका बच्चों से रिलेटेड प्रश्न हो सकता है, मैंने कहा इनका प्रश्न हो सकता है अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड, इनका प्रश्न इनके कैरियर से रिलेटेड होगा, और दोनों आएंगे हैं तो यानी कि शादी ब्याह बच्चों से संबंधित कुछ ना कुछ होगा। कोई तगड़े लाला जी आए हैं, ठीक ठाक शरीर है उनका, वो आपके रूम में आकर के बैठे हैं, आपको उनके एटीट्यूड से समझ में आ जाना चाहिए कि ये कोई सेठ है, कोई लाला है, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसके प्रश्न नहीं हो सकते हैं। 4 फैक्ट्रियां तो 8 कब होंगी, 2 कर्जे में चल रही हैं तो क्या होगा। आपके सामने एक व्यक्ति कमरे के अंदर एंटर कर रहा है, एंटर करते समय उसकी चाल क्या है, सर 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 मैं कम इन सर, मैं आ जाऊं, हाँ हाँ आइए आइए बैठिए बैठिए, आप समझ जाओगे कि ये अधीनस्थ कर्मचारी है। हो सकता है कि उसका जो बोलने का तरीका है, उसका जो अंदर एंटर करने का तरीका है, या तो ये कोई फौज में है, या ये कोई ऐसे अधीनस्थ कि भाई सर बेगम सर, हमारे को एज एन एस्ट्रोलॉजर इन सभी बातों पर व्यक्ति के ध्यान देना पड़ेगा। मेरे सामने एक प्रश्न बड़ा निकल के आता है, और वो ये है कि क्या इन रेमेडीज से फर्क पड़ता है क्या। अब मैं किसी कुंडली देख रहा था, वो क्या वाकई इन रत्नों से फर्क पड़ता है, क्या पूजा पाठ से सही में फर्क पड़ता है। मैंने कहा पड़ता है, मैंने रत्नों से भी पड़ता है। मैंने कहा मैं उन उपायों में ज्यादा विश्वास करता हूं जो प्रैक्टिकलिटी के साथ में जुड़े हुए हों, जिनका संबंध हमारी मन, आत्मा और हमारे विचारों के साथ में जुड़ा हुआ हो। मैंने कहा बिल्कुल, आप रत्न पहनते हो, रत्न धारण करते हो, कहते हमने तो धारण किया पर हमारे को तो फल नहीं मिला। मैंने कहा आपको फल नहीं मिला वो विषय अलग है, आपको क्या रत्न पहनाया, उस ग्रह की क्या पोजीशन थी, क्या उस ग्रह को वाकई ताकत देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी, क्या उसको ओवरडोज तो नहीं दे दी उस रत्न को पहना करके, या वो ग्रह नीच था और कमजोर भी था, दृष्टियों में भी था और नीच भी था, उसका रत्न ना पहना करके आपने उसके अपोजिट ग्रह का रत्न पहना दिया, तो आपको रिजल्ट कहां से मिलेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति की कुंडली के अंदर हम रत्न को तो पहना रहे हैं, पर रत्न विटामिन की गोली, मल्टीविटामिन, प्रोटीन हमको तब खाने चाहिए जब हमारे को उसकी आवश्यकता हो, हमारी बॉडी में उसकी पूर्ति कम हो रही हो। आपके पास गुरु से
किरणें प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रही, आपके शरीर के अंदर गुरु के द्वारा जो संचालित पाठ हैं उन तक प्रॉपर प्रभाव नहीं आ पा रहा है, आप बिल्कुल मजबूत करो कुंडली में गुरु को देख करके, आपका वो पार्ट ऑफ बॉडी हील होने लगेगा और उस चीज की भरपाई होने लगेगी। मैंने कहा ये जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये कलर का जो प्रभाव है हमारे शरीर के अंदर पड़ने लगता है और धीरे 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 वो चीज कवर अप करने लगती है। मैंने कहा ये एक मानसिक सोच है, ये वैज्ञानिक सोच है, ये नेचर ने हमारे को सोच दी है कि हम ऐसे काम कर सकते हैं। आप पूजा पाठ करके उस ग्रह को मजबूत कर सकते हो, ग्रहों के आह्वान कर सकते हो, आप यज्ञ करके आह्वान कर सकते हो। 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, ब्रह्म यज्ञ होता है, अतिथि यज्ञ होता है, एक हमारा देव यज्ञ होता है, एक वैश्व देव यज्ञ होता है, एक पितृ यज्ञ होता है। जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो देव यज्ञ है, क्योंकि देवताओं की पूजा करना, शनिदेव, मंगल ग्रह, मंगल देव, सूर्य देव, शनिदेव, शुक्र देव। अब जब हम उस पूजा को करते हैं, हम उस ग्रह का जाप करते हैं, हम उस ग्रह के लिए आहुतियां डालते हैं, हम वेदी मंडल को स्थापित करके, नव ग्रहों को स्थापित करके 16उपचार 16 विधियों से पूजा करते हैं, तो इस सौर मंडल के अंदर ही सब कुछ है। इस सौर मंडल में ही सूर्य है, इसी में गुरु है, इसी में चंद्रमा है। तो वो भी देखते हैं कि हाँ देखो ये मेरे लिए तपस्या कर रहा है, तो मैं इसके प्रभाव को कम करता हूं। फ्रांस के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर यज्ञ करते हो तो उससे 95% जो बैक्टीरिया कीटाणु एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं वो किल हो जाते हैं। अगर 1 किलो आम की लकड़ी और उसके ऊपर डालने वाली हवन सामग्री के द्वारा यज्ञ किया जाए तो 95% शुद्धि हो जाती है, और वो केवल उस दिन के लिए नहीं, कम से कम उसका प्रभाव 24 से 48 घंटे तक रहता है। इसलिए कोरोना काल में सब ने अपने घर में लोबान का, गूगल का, उपले का, अपने घर का एनवायरनमेंट को शुद्ध किया, क्लीन किया, बैक्टीरिया किल करने के लिए। हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारा शरीर जब किसी एक चीज के प्रति एकाग्र हो जाता है तो वो घटना घटित हो जाती है। अब ये नियम किस पर एप्लीकेबल होगा? ये उस पर होगा जो व्यक्ति उसको सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से कैच कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अब मैं आपके लिए पूजा कर रहा हूं, आप बेमन बैठे हैं वेदी मंडल पर, आपका मन नहीं है, आप घर वालों के दबाव से आ गए। मैं अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहा हूं, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूं, अच्छे मुहूर्त में कर रहा हूं, अग्नि का वास देखने के कर रहा हूं, अच्छी चौगड़िया मुहूर्त के अंदर कर रहा हूं, देख रहा हूं कि अग्निदेव इस समय पृथ्वी लोक पर हैं कि नहीं है, पर आप उसको मन से नहीं करा रहे। आप इस सोच के साथ करा लें, चलो देख लेते हैं करा के कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, तो नहीं फल मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं जो आपको देना चाह रहा हूं आप उसको ग्रहण करना नहीं चाह रहे। मैं जो वैदिक मंत्रों के द्वारा आपको पहुंचाना चाह रहा हूं मैसेज, आपका मन और आत्मा उस चीज को ग्रहण नहीं करना चाह रही है, क्योंकि आप बेमन होकर के बैठे हो। इसलिए मैं एक ज्योतिषी होने के नाते, और आप सभी विद्वान हैं, आप सबको एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, आप अपने कस्टमर को समझाने की पूरी कोशिश करिए, साइंटिफिकली कोशिश करिए। अगर आप उसको कन्विंस कर सकते हो, और फिर भी अगर वो रिजिड हो रखा है, वो आपसे एक ही चीज को 5 बार 7 बार 8 बार पूछ रहा है, तो आप उसको बोलोगे भैया आप, मैं नहीं करवा सकता या नहीं करवाओ, आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए ये 2 प्रकार के जो उपाय हैं इनमें मैं विश्वास करता हूं। दान पुण्य में मैं विश्वास करता हूं, पूरा विश्वास करता हूं कि मेरे को किसी चीज की आवश्यकता हो और आप उसकी पूर्ति कर दें तो मेरी आत्मा आपको दुआ देगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अभी पंडित भास्कर जी, कुलदीप भास्कर जी मेरे को कोई वॉच गिफ्ट कर दें तो मैं जिंदगी भर तक इनको याद रखूंगा कि ये वॉच इन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी, और मैं जब भी उसको पहनूंगा तो मुझे इनकी शक्ल दिखाई देगी। ऐसे ही अगर कोई ग्रह जन्म पत्रिका में दान करने योग्य है कि भाई ठीक है, हम इस शनि के रत्न को तो हमें धारण नहीं करना चाहिए, हम इसके दान कर लेते हैं, 7.5 चल रही है, हम इसकी पूजा कर लेते हैं, हम इससे संबंधित सामग्री का दान करते हैं, तो प्रसन्न होता है।
आपको लग रहा है कि इस ग्रह को ताकत देनी चाहिए, इसका चंद्रमा काफी कमजोर है, राहु से पीड़ित है, राहु की दृष्टि में है, शनि के साथ में बैठा हुआ है, आप इसके चंद्रमा को बल दो। आपको लग रहा है कि इसका अमावस्या का जन्म है, आप उसके चंद्रमा को बल दो, उसके ताकत दो, ताकि उसको बल मिलेगा तो उसकी पांचों इंद्रियां मजबूत होगी। इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप रेमेडी कैसे दे रहे हो, क्या सजेस्ट कर रहे हो। वैसे तो मेरा जो विषय था आज वो मंगलिक दोष के ऊपर था बोलने का, पर मेरी बात दूसरी तरफ चलेगी, क्योंकि कल इस प्रकार का एक मेरे सामने संज्ञान आया निकल के। आप सभी ने इतने ध्यान के साथ मेरी बातों को सुना, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारती गुप्ता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने हमको यहाँ पर एक मंच पर एकत्रित किया है, और भविष्य में इससे भी बड़ा प्रोग्राम देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।